हेलो एस्पिरेंट्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने बिहार एसएससी 10+2 का जो एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, इसके लिए हमने किरण पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 और 2 को अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ और वहाँ से आप उस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो परंतु आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से और वीडियो को लाइक करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम और ज़्यादा मोटिवेट हो पाते हैं कि आपके लिए जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेट को उपलब्ध करवाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। चलिए, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के बारे में सही हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र यानी कि एनसीडीई सीआरपीएफ कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। अर्थात कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र जो है वो सीआरपीएफ के जो क्रमिक होंगे उन्हें ट्रेंड करेगा, है ना, उन्हें प्रशिक्षण देगा और जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण केंद्र के लिए रियायत ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो आपका स्टेटमेंट 1 जो है यही केवल सही है, ठीक है ना। एनसीडीई जो है यह उन सीआरपीएफ क्रमिकों को ट्रेंड करेगा यानी प्रशिक्षण देगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ये भी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ से हमारा केवल स्टेटमेंट 1 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था। बताइए, योजना अवकाश जो है वो किस किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया होगा। आपको पहला पता होगा कि 1951 से 56 तक चला था और सेकंड जो था वो 56 से 61 तक चला था और थर्ड जो था वो 61 से 66 तक चला था। और इसी के बाद 66 से लेकर 69 तक जो है वह त्रिवर्षीय योजनाएं चली थी, अर्थात योजना अवकाश घोषित किया गया था। तो इसलिए हमारा सही उत्तर यहाँ से तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म यानी कि जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है ना। गलत आपसे पूछा रहा है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, प्लूटो ने गणतंत्र बिल्कुल सही लिखा है, अरस्तु ने राजनीति लिखा है, बिल्कुल सही है, और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा है, ये भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज नहीं लिखे हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आएगा। क्योंकि हिंद स्वराज को 1909 में, आप सबको पता होगा, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिखा था, है ना। इसलिए हमारा यहाँ से सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है। तो विधि का शासन अर्थात कानून का शासन की संकल्पना जो है यह ब्रिटेन के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है और हमने विधि का शासन जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से ही अडॉप्ट किया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है। देखिए, यहाँ से आपके जो ऑप्शंस हैं वो है, पहला ऑप्शन निर्बाध बाजार समिति, दूसरा है सीआरआर, तीसरा है बैंक दर और चौथा है सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। तो धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में निर्बाध बाजार समिति की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखते हैं।
आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जा सकता है। अर्थात आपसे जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताया जा रहा है कि बताइए किस प्रकार की सरकार के सिद्धांत तो कुछ और होते हैं, परंतु व्यवहार में कुछ और होता है, बताइए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सरकार का समाजवादी प्रकार। दरअसल इसमें क्या होता है कि जो समाजवाद के दौरान क्या होता है कि संपत्ति जो है ना वो गिने-चुने लोगों के बीच ही केंद्रित रहती है, ठीक है? जबकि आबादी का एक बड़ा भाग जो है वह गरीबी और बेरोजगारी से ग्रस्त रहता है। इसके अतिरिक्त समाजवादी सरकारें जो होती हैं वो अंतिम रूप से निरंकुशतावादी सरकार के रूप में ही परिणत हो जाती है। तो यानी अगर देखा जाए तो समाजवाद का सिद्धांत तो कुछ और होता है, परंतु व्यवहार में यह कुछ और होता है। इसलिए सबसे बड़ा अंतर जो है वो आपको सरकार के समाजवादी प्रकार में ही देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कैग के बारे में, ठीक है ना? पूछा जा रहा है कि कैग जो है यह किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, कैग जो होते हैं वह लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। वहीं प्राक्कलन समिति की बात करें अगर हम, तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने इस प्रश्न को देख लिया। इसके बाद हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, बताइए। स्वतंत्रता को जो है किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है, शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या फिर समानता द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, विधि द्वारा हम लोग स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। इसके बाद जो है 9 नंबर प्रश्न है कि 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो ये आप सबको पता होगा कि 1885 में बॉम्बे में आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके जो संस्थापक थे वो थे एओ ह्यूम, है ना? एओ ह्यूम थे और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में, एक तो ये बॉम्बे में अधिवेशन जो हुआ था, पहला जब स्थापना हुई थी तब तो ये अध्यक्ष बनाए ही गए थे। साथ ही साथ 1892 में इलाहाबाद में एक अधिवेशन होता है और उसमें भी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो अध्यक्षता करते हैं। अर्थात डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता करते हैं, एक 1885 में और एक 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। बताइए, ये आपके प्राचीन इतिहास से प्रश्न उठाए गए हैं। बताइए कौन सी जनजातीय सभा जो थी वो सामान्य रूप से जनजातीय सरकार अर्थात मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समिति, ठीक है ना? समिति जो हुआ करती थी वो जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। सभा और समिति जो थी ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सभा और समिति ये दोनों जो थी काफी महत्वपूर्ण समिति हुआ करती थी। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। अर्थात पूछा जा रहा है आपसे कि किस काल में क्षत्रिय जो थे एक विशिष्ट पहचान रखते थे। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। आपके ऑप्शन है बुद्ध युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बुद्ध के युग में अर्थात बौद्ध काल में, है ना? क्षत्रिय को क्षतिवास भी कहा गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना? याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय को क्षतिवास कहा गया है और बुद्ध के युग में क्षत्रिय जो थे एक विशिष्ट स्थान रखते थे। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध जो थे वो भी एक क्षत्रिय ही थे, है ना? इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है कि गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। बताइए, गांधी जी का जो दांडी मार्च था वो किसका हिस्सा था। तो आप सबको पता होगा कि दांडी मार्च जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग सबसे पहले समझिएगा कि दांडी मार्च कब शुरू की गई थी। इसका दरअसल क्या हुआ था कि गांधी जी ने सबसे पहले
एक यंग इंडिया जो उनकी पत्रिका थी उसके माध्यम से उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी थी और उन्होंने कहा था कि यदि हमारी यह मांगे पूरी नहीं की जाती है तो फिर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। नमक पे जो टैक्स लगता था उसके विरोध में। तो दरअसल इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया था, जिसके बाद गांधी जी जो थे इन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी पहुंचकर वहां पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कितने मील की यात्रा इन्होंने करी थी, तो इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा की थी। परंतु यह साबरमती आश्रम से जब चले थे तो इनके साथ 78 अनुयायी थे, परंतु रास्ते में इनसे बहुत सारे अनुयायी मिलते गए थे, है ना। और एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक कानून का उल्लंघन किसने करा था, तो वो हो जाएंगे आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। वो तिरुचिरापल्ली में किए थे, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। पूछा जा रहा है आपसे कि रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए, रीट जो होता है वो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, केवल हाई कोर्ट दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। वैसे आप लोग याद रखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार है कि वह रीट जारी करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 अर्थात 226 के तहत यह अधिकार है कि वह रीट जारी कर सकती है। रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो रीट 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है। हम लोग जब कहते हैं कि आबादी में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि दर का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो आप चारों ऑप्शन देख लेंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर, ठीक है ना। जब भी आपसे जनसंख्या वृद्धि दर निकालने के लिए बोले तो इसका एक फॉर्मूला आता है जिसमें आप क्या करेंगे कि जो जन्म दर होता है उसमें से आप मृत्यु दर को माइनस कर देंगे, है ना। जो जन्म दर होते हैं, बर्थ रेट जो होगा, उसमें से जब हम मृत्यु रेट को, बर्थ रेट में से हम लोग डेथ रेट को अगर निकाल दें, है ना, तो हमारा जो है जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त हो जाता है। तो जन्म दर और मृत्यु दरों के बीच अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आबादी की वृद्धि दर, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 15 नंबर प्रश्न है कि कायांतरण चट्टानों में क्या क्या परिवर्तित कर देता है, बताइए। कार्यांतरण चट्टानों में क्या चेंजेस कर देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जो है इसका सही आंसर संरचना और गठन दोनों हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 16 नंबर कि अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, बताइए। शराब और शैंपेन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता होगा कि भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, चूंकि यहाँ पर अंगूर की खेती अच्छी होती है, यानी भूमध्य सागर की जलवायु ऐसी होती है जो अंगूर की खेती को काफी हद तक क्या करती है, प्रमोट करती है। इससे क्या होता है कि इन क्षेत्रों में अंगूर की खेती अधिक होती है, जिससे शराब और शैंपेन भी काफी अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे प्रोडक्शन इसका हो पाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विनिमय किसके दौरान होता है। दरअसल आपसे जो है ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो क्रोमोसोम क्रॉस ओवर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है आप लोगों को, यहाँ पे साइंस का प्रश्न इसमें डाल दिया है, जबकि इसके लिए सामान्य विज्ञान का अलग हम लोग 25 प्रश्न देखेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, विनिमय किसके दौरान होता है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्थूल पट, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। और दरअसल ये जो विनिमय होता है ये आपको कब होता है, तो ये प्रोफेज मियोसिस जो होता है ना, मियोसिस के प्रोफेज 1 के दौरान होता है, ठीक है ना। और इसी प्रक्रिया को हम लोग सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। जब आप लोग इसे साइंस में पढ़ेंगे आनुवांशिकता वाला चैप्टर में, तो वहां पे आप लोग इसे देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस में बहुल त्वचा पाई जाती है, बताइए। इसमें पूछा जा रहा है कि किस में बहुल त्वचा पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, नेरियम, ठीक है ना, जिसे हम लोग कनेर भी कहते हैं। इसमें आपको बहुल त्वचा पाई जाती है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 19वां नंबर प्रश्न होगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कि द्रुमावशेष अर्थात स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है, बताइए। तो मिल्पा के नाम से आप लोगों को याद रखना है, एक तो रोडेशिया के क्षेत्रों में बोला जाता है
है ना, रोडेशिया के क्षेत्रों में बोला जाता है, और आपको एक ये अमेरिका के क्षेत्रों में बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के क्षेत्रों में वर्ण कृषि अर्थात जिसे हम लोग झूम कृषि भी कहते हैं, उसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और अगर ऑप्शन में रोडेशिया दिया रहता तो हमारा वो भी सही आंसर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में मंजूषा चित्रकला शैली जो है वह किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी। तो मंजूषा चित्र शैली जो थी वो आपको भागलपुर के क्षेत्रों में ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए यहाँ से आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंग क्षेत्र में, ठीक है। तो अंग क्षेत्र में ही भागलपुर आता था, आपको पता होना चाहिए, जब वो जनपद आप लोग पढ़े होंगे महाजनपद के बारे में, तो आपने एक अंग जनपद के बारे में भी पढ़ा होगा, और ये भागलपुर साइड में आता था, इसलिए हमारा अंग क्षेत्र जो है यहाँ से सही आंसर निकल के आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है, बताइए। तो हरित मंत्रालय कहा जाने वाला जो मंत्रालय है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है, इसे हरित मंत्रालय भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, किस राज्य में अमा जंगल योजना यानी कि मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है, बताइए। तो अमा जंगल योजना जो है यह मेरी जंगल योजना, ये आपको उड़ीसा राज्य में शुरू की गई थी, और कब शुरू की गई थी, तो ये 2014 में ही शुरू की गई थी। तो हमारा सही आंसर जो है यहाँ से उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिशन शक्ति स्कूटर योजना करके भी यहाँ पे चालू किया गया है उड़ीसा में, अमा पोखरी योजना भी उड़ीसा में चालू किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सबको पता होगा कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज जो है यह आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो आप सबको पता होगा कि रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में मोइनुल हक स्टेडियम पटना में बिहार और महाराष्ट्र के बीच भी रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया था, बताइए। तो दरअसल भारत में जो यौन उत्पीड़न विरोधी कानून अधिनियम 2013 जो है वो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं उससे रिलेटेड था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। दरअसल कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा विरोधी अधिनियम 2013 को भारत सरकार द्वारा जो है सो मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद याद रखना है इसे 2013 में ही लागू किया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस आर्टिकल अर्थात किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी, कर दीजिएगा इसे, है ना। किस आर्टिकल के तहत इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 370, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको कर्नाटका के मैसूर में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। और याद रखेंगे आप लोग कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। कब हुई थी, 1950 में। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, आप लोग बताएंगे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैं थोड़ा तेज फास्ट करा रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा ही बने, ताकि वीडियो लंबा ना हो पाए, है ना, क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो आप लोग बोर हो जाते हो। चलिए इसके बाद हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं कि खाद्य फसलों में शामिल है, बताइए खाद्य फसलों में क्या क्या शामिल है। तो देखिए इसका मैं केवल आंसर बता देता हूँ कि खाद्य फसलों में जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, खाद्यान्न आ जाएगा, दालें आ जाएंगी और खाद्य तेलहन आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, अर्थात हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पे आधारित थी। तो देखिए हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। वहीं हमारी जो सेकंड
पंचवर्षीय योजना थी वो आपको नेहरू महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, है ना? ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर ऑप्शन में दे दे महालनोबिस मॉडल, सेकंड ऑप्शन में दे दे आपको कि नेहरू महालनोबिस मॉडल, तो आप लोग हमेशा याद रखना नेहरू महालनोबिस मॉडल जो है हमारा सही आंसर होगा सेकंड पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वहां से जाएं और टेलीग्राम से भी जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पे हम पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे नोटिफिकेशंस या जानकारियां भी साझा करते रहते हैं, ठीक है? तो चलिए, और करंट अफेयर्स के जो भी अपडेट होते हैं तो मैं वहाँ पे टेलीग्राम में उसका स्क्रीनशॉट डालते रहता हूँ, तो आप लोग निश्चित रूप से टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। इसके बाद हम लोग 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है ना? कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे आपसे दरअसल PIL की फुल फॉर्म दी गई है, पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन। नेक्स्ट है सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड आपका SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये भी बिल्कुल सही है। और सेकंड है KYC अर्थात नो योर कस्टमर, तो ये भी सही है, ठीक है? तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दरअसल PIL का तात्पर्य जो होता है वो जनहित मुकदमा होता है, अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है ना? क्या होता है यहाँ से? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है? तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 निकल के आएगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था कि कौन सा सही नहीं है। फ्रेंड्स, मे भी आप लोगों को थोड़ा सा साउंड जा रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा पड़ने वाली है, इसलिए थोड़ा गांव में जो है वो भक्तिमय हो माहौल हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा कम ये करेंगे, है ना? चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। यहाँ पे दरअसल एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है और दूसरे तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है, तो आप लोगों को जो है यहाँ से मिलान करना है ना? तो चलिए देखिए, डाइने कुक जो थे इनकी कौन सी पुस्तक है ये आप लोगों को सबसे पहले बताना है। तो देखिए, डाइने कुक जो थी इनकी जो पुस्तक है वो है द न्यू विल्डरनेस, ठीक है ना? द न्यू विल्डरनेस जो है ये डाइने कुक की पुस्तक है। वहीं आप यहाँ से सित्सी का अगर आप देखेंगे तो सित्सी जो है इनका जो पुस्तक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दिस मॉनरेबल बॉडी। तो डाइने कुक का हो जाएगा द न्यू विल्डरनेस, और सित्सी जो है इनका हो जाएगा दिस मॉनरेबल बॉडी। यहीं पर आप अगर देखेंगे माजा मेंगिस्टे का, तो इनका जो पुस्तक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द शैडो किंग। देखिए, किंग जो होते हैं ना वो मजा में रहते हैं ना, तो माजा मेंगिस्टे जो है इनकी कौन सी पुस्तक हो जाएगी? द शैडो किंग। और यहीं पे आप अवनी दोषी के बारे में देखेंगे, इनका जो है ये हो जाएगा बर्न शुगर, ठीक है ना? बर्न शुगर को आप बर्न से समझेंगे कि अगर शुगर जल जाएगा तो उसे आप लोग क्या कहोगे कि दोष उसका था, तो अवनी दोषी जो है ये बर्न शुगर के हो जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से देख लेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 31 नंबर हो गया था हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? बताइए, इसमें से सबसे प्राचीन लौह अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो आप ऑप्शन देखते ही इसे सही कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, हेमेटाइट, ठीक है ना? हेमेटाइट जो है वो सबसे प्राचीन लौह अयस्क है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और एक चीज आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, हेमेटाइट जो होता है इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अयस्क है, किसे प्राकृतिक अयस्क कहा जाता है, तो हेमेटाइट ही हमारा सही आंसर होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महाकाव्य महाभारत किसके द्वारा रचित है? बताइए, तो महाभारत को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वेद व्यास ने, ठीक है ना? महाभारत की रचना किसने करी है? वेद व्यास जी ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? बताइए, तो निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं है? तो देखिए, नगर नियोजन बिल्कुल है, नगर नियोजन के लिए तो ये जानी ही जाती थी। व्यापार, बिल्कुल, व्यापार भी फला फूला था इस टाइम में सिंधु घाटी में, है ना? लिपि, जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, बिल्कुल यही हमारा सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना? लिपि जो थी इसका कूटवाचन नहीं किया गया है अभी तक, भाव चित्रात्मक लिपि थी यह सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही निकल के आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में किसको राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त है? बताइए, राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? तो राष्ट्रकवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को, ठीक है ना? रामधारी सिंह दिनकर जो थे इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है, ठीक है? आप लोग याद रखेंगे 1972 ईस्वी में इनकी एक रचना थी उर्वशी,
ठीक है ना, याद रखेंगे। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि उर्वशी की रचना किसने की थी, तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने की थे, और इन्हें इस उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और यदि आपसे कभी ये पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली पुस्तक कौन सी थी या फिर पहली रचना कौन सी थी, तो आप लोग याद रखेंगे प्राण भंग थी इनकी पहली रचना। कौन सी थी? प्राण भंग। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, कि डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसे हटाकर शासक बने थे? तो आप सबको पता होगा, नंद वंश के अंतिम राजा गंधनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजा बने थे। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद, और नंद वंश के अंतिम थे धनानंद। ठीक है ना, जो सिकंदर के समकालीन थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो बहुत इजी प्रश्न है, आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, परंतु इसे स्वीकृति कब दी गई थी? तो ये याद रखेंगे आप लोग, 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, कि राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? बताइए, राणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप, वो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो आप सबको पता होगा 1576 का हल्दी घाटी युद्ध। अब आप लोग बताइए कौन सा होगा? तो ये जी बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अकबर। क्योंकि आप सबको पता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप एक दूसरे से भिड़े थे, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हो गई थी। ठीक है ना, यानी कि वो हार हार गए थे। तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि अकबर जो थे ना, वो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किए थे। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है कि अकबर जो है किस विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किए थे? तो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? बताइए आप, कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। ठीक है ना, ये क्या है कि मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके समय में बनाया गया था, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, तो ये जहांगीर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। ठीक है ना, ये भी आप लोगों को याद रखना है, कौन बनाया था? इब्राहिम खां काकर। परंतु किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा बनाया गया था। चलिए इसके बाद हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, कि शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? बताइए, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो आप सबको पता होगा कि औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, औरंगजेब के विरुद्ध जो है ये लड़ाई किए थे। ठीक है, आप सबको एक बार पता होगा कि बीजापुर के सुल्तान और औरंगजेब, ये जो दोनों थे, इन्होंने शिवाजी को मारने का प्रयत्न, इनकी हत्या करने का भी प्रयत्न किया था। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1658 ईस्वी में बीजापुर के जो सुल्तान थे, उन्होंने अफजल खां को भेजा था कि जाओ और शिवाजी की हत्या कर दो। परंतु 1659 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया कि अफजल खां की ही हत्या कर दी। फिर आप लोगों को याद रखना है, ये क्या नाम है, औरंगजेब, हाँ, औरंगजेब जो थे, इन्होंने शाइस्ता खां को भेजा था 1660 ईस्वी में कि जाओ और शिवाजी की हत्या कर दो। परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया कि शाइस्ता खां की हत्या कर दी। ठीक है, और 1666 में क्या होता है, आगरा महल, आगरा में जयपुर महल है, सॉरी, आगरा में एक जयपुर महल था, जिसमें इन्हें बुलाया जाता है, छल द्वारा बुलाया जाता है, और वहां पे इन्हें गिरफ्तार करके जयपुर महल में कैद कर दिया जाता है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शिवाजी को किस महल में रखा गया था, नजरबंद किया गया था, या फिर गिरफ्तार करके रखा गया था औरंगजेब के द्वारा? तो जयपुर महल में हो जाएगा। जयपुर महल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ठीक है, और 1666 में इन्हें कैद किया गया था, परंतु कुछ महीनों के बाद ही वहां से ये निकल गए थे, है ना, भाग गए थे। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए एक और याद रखना है आप लोगों को, कि इन्होंने जो है, और शिवाजी जो थे, इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था। ठीक है, सूरत को 2 बार लूटा था इन्होंने, एक 1664 में और एक 1670 में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी? बताइए, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, दास कैपिटल जो है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो देखिए, यातायात का सबसे सस्ता साधन अगर कोई है तो वो है जलमार्ग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। दरअसल क्या होता है कि जलमार्ग में आप देखते होंगे कि अगर सड़क मार्ग की बात करें, रेल मार्ग की बात करें या वायु मार्ग की बात करें, तो इन सब में क्या होता है ना, मार्ग में जो हमें सुविधाएं देनी होती हैं वो काफ़ी सुदृढ़ करनी पड़ती हैं, और बार बार सड़क का निर्माण करवाना पड़ता है, टूट जाता है। रेल मार्ग में पटरियों का निर्माण करवाना पड़ता है ना, सिग्नल देखना पड़ता है। परंतु जलमार्ग में जो है, हमें मार्ग में कोई मरम्मत या इस तरीके से मार्ग टूट नहीं जाती है जिसका मरम्मत करना पड़ता है ना। तो ये सब काफ़ी इसमें सुविधा मतलब कि सस्ता होता है, इसलिए जलमार्ग, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट या फिर सॉपस्टोन खनिज पाया जाता है। कहाँ पे? शंकरपुर नामक स्थान पे। तो बताइए, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? दरअसल आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है कि शंकरपुर नामक जगह किस जिले में स्थित है जहां से टेलकॉम स्टेटाइट और सॉपस्टोन खनिज पाया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मुंगेर, ठीक है ना। मुंगेर में शंकरपुर स्थित है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दांडी कूच संबंधित है। बताइए, दांडी कूच किससे संबंधित है? नमक से, चीनी से, प्याज से या फिर नील से? तो अभी हमने ऊपर देखा था, ये किससे संबंधित है? नमक कानून से संबंधित है, इसलिए हमने इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? अर्थात आपसे पूछा जा रहा है कि पटना कलम शैली जो है, इसके प्रथम कलाकार कौन थे? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सेवक राम जो है, इन्हें पटना कलम शैली का प्रथम कलाकार माना जाता है, ठीक है। तो सेवक राम हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर का। इसके बाद हम लोग 46 नंबर देखते हैं, पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होता है। तो बताइए, किसके कारण होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है, ठीक है। और परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? बताइए, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो दरअसल यह भागलपुर जिले से संबंधित है, ठीक है ना। कहाँ से संबंधित है गंगा जल की घटना? भागलपुर से। दरअसल क्या हुआ था कि अंग्रेजों के समय में भागलपुर में कुछ कैदी थे, कुछ भारतीय कैदी थे, जिनके आंखों में जो है सो तेजाब डाल दिया गया था, ठीक है, जो जिसे गंगा जल की घटना के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। 33 कैदियों के आंखों में पुलिस जो थे उन्होंने तेजाब डाल दिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मोपला बगावत हुई थी। बताइए, तो आप सबसे पहले देखेंगे मोपला विद्रोह जो था वो हुआ था आपका 1921 में, ठीक है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। दरअसल इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाया जाना, ठीक है ना। बताइए, किस क्षेत्र में हुआ था? तो मोपला बगावत जो हुई थी वो केरल के क्षेत्रों में हुई थी, तो इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वास्को द गामा भारत कब आया था? बताइए, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो आप सबको पता होगा, यह 1498 ईस्वी में आते हैं और यह प्रथम पुर्तगाली थे जो भारत आए थे, ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि 1498 के बाद या 1502 में पुनः भारत आते हैं, ठीक है, और भारत में ही फिर रह जाते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अब जैसे जैसे एग्जाम का अब नेचर बदल रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो आपसे अब पहला नहीं पूछा जाएगा कि पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था, अब आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड कौन सा था जो भारत आया था। तो आप लोगों को याद रखना है, कैब्रेल जो थे वो सेकंड पुर्तगाली थे। कौन थे? कैब्रेल, ठीक है, जो कि भारत आए थे। और कब आए थे? तो 1500 में आए थे, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है। 1486 में, यानी 1486 में वो आते हैं और केप ऑफ गुड होप नाम रख देते हैं, वो जो साउथ अफ्रीका का सदर्न क्षेत्र था, अफ्रीका का जो सदर्न वाला क्षेत्र है ना, इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 50 नंबर प्रश्न, कि बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर स्थित है? बताइए, तो बिहार राज्य के पटना जिले में जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वो की जा रही है आपके ऑप्शन नंबर 1 बाढ़ में, है ना। तो इसीलिए हमारा यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो याद रखेंगे एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है।
गणित के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ से हम लोग 25 साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए धैर्य के साथ आप लोग हमारे साथ सेट को लगाएंगे। इसके बाद प्रश्न है 51वां नंबर कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? बताइए, प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो की थी ऑप्शन नंबर 3 मैक्सवेल ने। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए, है ना, किसी भी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? बताइए। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का अगर फोटोग्राफ लेना है तो उसका जो उद्भाषण काल होता है वो आपको पदार्थ की चमक पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तो इसलिए एक हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? बताइए। तो देखिए, न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए जो उत्तरदायी है वो है आपका दृष्टि का अस्थायित्व सिद्धांत। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो देखिए, आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है किसके कारण? तो लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये पता होगा कि प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है तो भी आप यहाँ से सही टिक लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? बताइए, फोटोन जो है वो किसकी मूलभूत यूनिट है? तो दरअसल फोटोन जो है यह प्रकाश की मूलभूत यूनिट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये से और एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि फोटोन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हमेशा याद रखना आप लोग कि फोटोन का द्रव्यमान शून्य होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश बिखराव किस में होता है? बताइए, प्रकाश बिखराव किस में होगा? कोलाइडी घोल में, अम्लीय घोल में, वैद्युत अपघटनी घोल में या फिर बेसिक घोल में? तो दरअसल कोलाइडी विलयन जो होते हैं उसमें प्रकाश बिखरता है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, दरअसल क्या होता है कि कोलाइडियन समाधान या निलंबन जिसे हम लोग कहते हैं उसमें कणों में किए गए प्रकाश प्रकीर्णन को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं हम लोग, है ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए, एक्सरे के तरंग दैर्ध्य जो होते हैं वेवलेंथ, इसे मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है ना, और इसे हम लोग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलता के विन्यासों को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो और याद रखेंगे आप लोग कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का यूज किया जाएगा एक्सरे के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। कपड़ा पर जो जंग लग जाता है तो कपड़ा पर लगे जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हम लोग कपड़े पर जो जंग लग जाते हैं उसके दागों को हटा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? बताइए, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि छुई मुई जिसे हम लोग टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टच मी नॉट प्लांट यानी कि छुई मुई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मिमोसा पुडिका, है ना, मिमोसा पुडिका जो है ये छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिकॉन जो होता है वो किसका पॉलीमर है? बताइए, सिलिकॉन जो है वो किसका बहुलक है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन का जो है पॉलीमर होता है सिलिकॉन। ठीक है, डाइएल्किल डाइक्लोरोसिलेन इसका पॉलीमर होता है आपका सिलिकॉन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? बताइए, विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्यूरॉन। फ्यूरॉन जो है यह विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है, बताइए। तो आप सबको पता होगा कि ग्रेफाइट जो है वो षटकोणीय होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो है वह क्रिस्टलीय कार्बन का प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक प्रकार है, ठीक है। और यह किस चट्टानों में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला एक मूल खनिज तत्व होता है ग्रेफाइट, ठीक है। और ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होते हैं वो हेक्सागोनल नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ से षटकोणीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक है, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो रक्त का थक्का बनने में आवश्यक जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त बिम्बाणु है ना, क्या है, रक्त बिम्बाणु, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है यह रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है, तो मतलब कि पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर हम किसी वस्तु को ले जाएंगे तो क्या होगा, बताइए। इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले याद रखना है द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो पृथ्वी पे हो या फिर चंद्रमा पे हो, द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द्रव्यमान घटता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। वजन बढ़ता है, तो आप सबको पता होगा कि पृथ्वी से अगर हम चंद्रमा पे ले जाएंगे तो वजन क्या हो जाता है, वो 1/6 हो जाता है पृथ्वी पर के वजन का, तो इसलिए हमारा ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि घटना चाहिए था परंतु ये बोल रहा है कि बढ़ता है, तो ये भी गलत। अब हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया, बच गया, तो यही हमारा सही हो जाएगा। इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो बिल्कुल हमने पहले ही बताया कि वस्तु का द्रव्यमान जो है वो चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे चंद्रमा पे हो या फिर कहीं भी हो, द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा ही सही हो जाएगा। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, यानी कि जब हम किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो कहाँ पे स्थितिज ऊर्जा उसकी अधिक होगी। तो देखिए जब हम ऊपर की ओर गेंद को फेंकेंगे तो सबसे ऊपर की बिंदु है ना, जहां से वह ऐसे लौट के फिर से जमीन पे आएगी, तो वो याद रखना है कि सबसे ऊपरी बिंदु जो होगी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है वो सबसे अधिक होगी, ठीक है। और फिर जो जो यह नीचे की ओर गिरेगी त्यों तो यह स्थितिज ऊर्जा जो है इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं अब। फेंकने के समय बिल्कुल नहीं, जमीन पर बिल्कुल नहीं, जमीन पर टकराने से ठीक पहले बिल्कुल नहीं, सबसे ऊंचे स्थान पर तो बिल्कुल, सबसे ऊंचे स्थान पर जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 67 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है, बताइए। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं हॉर्नबिल। हॉर्नबिल आप लोगों को पता होगा कि एक हॉर्नबिल महोत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है ना, नागालैंड में मनाया जाता है, तो हमारा यही सही आंसर होगा। हॉर्नबिल जो है यह एक स्थानिक जाति है, ठीक है, जबकि भारतीय गैंडा, गुलाबी शीर्ष बत्तख, निकोबार कपोत ये सब स्थानिक जाति में नहीं आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है, बताइए। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन जो है किसका किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, शाही जानवर जो होता है इसका संरक्षण किया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न है कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है, बताइए। वर्गीकरण विज्ञान जो है किससे संबंधित है, तो वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कार्लस लिनियस को, है ना। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित है, तो ये वर्गीकरण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी, है ना, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, बताइए। तो कौन सा पादप रंजक है जो लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो है ये क्या होगा कि पादप रंजक है, ठीक है ना, जो लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, फाइटोक्रोम, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार एसएससी में साइंस के प्रश्न के लेवल जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से साइंस की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न
यहाँ से आपको मिलान करना है ये भी। तो देखिए बैक्टीरिया से जो होता है वो आपका टाइफाइड होता है, जिसे हम लोग तपेदिक भी कहते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा 2। तो देखिए ए का 2 कहाँ कहाँ दिया गया है, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए बैक्टीरिया हो जाएगा तपेदिक, वहीं फंगस यानी कवक से हो जाएगा आपका दाद, प्रोटोजोआ से हो जाएगा आपका कालाजार, और वायरस से हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षुद्र ग्रह जिसे हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, यह सूर्य के चारों ओर किन किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं। तो बताइए किन के बीच होते हैं ये। तो ये आपको मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। चलिए इसके बाद हम लोग 73 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, बताइए। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना, याद रखेंगे। अगर पूछा जाए मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो आप लोगों को याद रखना है अंडाशय, ठीक है ना। तो ओवरी जो होता है इसकी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो लंबी और बड़ी में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। लंबी पूछेगा तो तंत्रिका कोशिका, बड़ा पूछेगा तो अंडाशय। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। तो आप सबको पता होगा कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा जो उत्सर्जित संकेत होते हैं वह आयन मंडल द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी कि 75 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि इसके बाद से आपके मैथ्स के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो देखिए 75 नंबर प्रश्न है कि किसी भी विस्तृत पर्ण में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। स्प्रेडशीट की बात की जा रही है आपसे। तो देखिए हर स्प्रेडशीट में जो है ना पंक्ति जो होती हैं, पंक्ति और कॉलम में होते हैं, ठीक है ना। स्प्रेडशीट जो होते हैं वो रो और कॉलम में होते हैं, और स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता जो है वो आपको A1 से होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि A1 जो है ये रॉ होता है या फिर कॉलम होता है, तो A1 जो होता है ये रॉ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके 20 के 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो आप लोगों को 20 दिन में कवर करवा दूंगा। और उसके बाद हम लोग जो है दूसरे प्रैक्टिस सेट पे भी चलेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि किस प्रैक्टिस सेट को कवर किया जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।